नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। इलेक्शन बीट, इलेक्शन कवरेज में आज हमारा फोकस तमिलनाडु है। जी हां, हम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तमिलनाडु की 39 सीट्स पर फोकस कर रहे हैं। और जैसा कि सारी दुनिया देख रही है और खास तौर से तमिलनाडु के लोग देख रहे हैं कि तमिलनाडु को जीतने के लिए मोदी जी ने साम दाम दंड भेद, झूठा प्रचार, झूठे दावे और पता नहीं क्या क्या अभी और वो खेलेंगे, सब कुछ सामने है। और इसमें उनके हिसाब से जो मास्टर स्ट्रोक था वह यह कि उन्होंने 1974, जी हां, अभी हम बात कर रहे हैं 2024 की, उन्होंने 1974 का एक मुद्दा चुनावी मुद्दे में तब्दील करने की कोशिश की। यह एक आइलैंड है, यह एक द्वीप है, कच्चातीव करके इसका नाम है। कच्चातीव, जिसका तमिल में अनुवाद होता है बंजर द्वीप, और यह एक ऐसा द्वीप है जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। छोटा सा इलाका है, 1.6 माइल्स का करीब इलाका है पूरा, यानी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के करीब का। और यहां पर पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं, इसलिए यहां पर कभी भी कोई आबादी नहीं बसती रही है, लेकिन मछुआरों के लिए जरूर यह बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र रहा है। तो हमने देखा कि मोदी जी ने दांव चला और उन्होंने बताया कि दरअसल कांग्रेस, और फिर बाद में उन्होंने डीएमके को भी लपेटा, डीएमके यानी एमके स्टालिन, जिनकी सरकार चल रही है तमिलनाडु में, कि उन दोनों लोगों ने मिलकर किस तरह से भारत के इस हिस्से को श्रीलंका को दे दिया और भारत का इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन मोदी जी उस समय भूल गए कि इंदिरा गांधी का जो पूरा का पूरा डील था, जो समझौता हुआ था उस समय श्रीलंका के साथ, उसमें एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला पूरा का पूरा ये सामरिक समझौता था। और इस समझौते की खास बात थी, जो आपको नक्शे पे दिखाई दे रहा है इस समय, कि एक बहुत अहम इलाका भारत को मिला भी। जी हां, वेज बैंक करके जो इलाका है, यह भारत ने इसी डील के तहत हासिल किया। और मोदी जी भूल गए कि पिछले 10 साल से जब उनका शासन चल रहा है, तब इसी वेज बैंक में ऑयल और गैस के खनन के लिए, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हीं की सरकार टेंडर और बोलियां लगा रही थी। यानी आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं कि हमें एक कच्चातीव वापस चाहिए, इसका मतलब हुआ कि वे जानते हैं कि अगर एक हाथ लेंगे तो दूसरे हाथ उनको वेज बैंक देना पड़ेगा। और वेज बैंक आज की तारीख में सारे लोग, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स इन मोदी सरकार, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स इन मोदी सरकार, सब जानते हैं कि वेज बैंक जैसा खनिज संपदा से प्रबल इलाका वापस देना बहुत बड़ी चूक होगी। सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी यह इलाका जबरदस्त है। और इस पे अनगिनत स्टोरियां आ रही हैं कि आज की तारीख में कच्चातीव को इस तरह का मुद्दा बनाकर वेज बैंक को वापस देने की सोच भी अगर मोदी जी के दिमाग में है, तो भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि वेज बैंक के जरिए भारत अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करता है और किस तरह से हिंद महासागर में नजर रखी जा सके, पूरे ट्रांजैक्शन को ऑपरेट किया जा सके, यह अधिकार क्षेत्र उसे वेज बैंक पर जो उसका स्वामित्व हुआ है उसके जरिए मिलता है। तो सवाल यह है कि तमिलनाडु चुनाव जो पहले चरण में होने वाला है, 19 अप्रैल को यहां मतदान होना है, इसमें कच्चातीव मोदी जी के लिए गले की फांस बनेगा या क्या होगा। और इस अहम मसले पर हमने बात की कविता मुरलीधरन से। वह पत्रकार हैं, चेन्नई में रहती हैं, यानी तमिलनाडु की राजधानी में, और पिछले 25-30 सालों से बहुत ही पैनी निगाह उनकी बनी हुई है तमाम मुद्दों पर। आइए देखते हैं कविता मुरलीधरन क्या विश्लेषण हमारे साथ साझा कर रही हैं।
Basha, basically, I think the BJP is desperate to get some kind of mileage in Tamil Nadu, and Kachativa's is being made into an issue right now only because of it shows BJP's desperation, basically. See, Kachativa, as you already mentioned, it's an issue that dates back to 1974. It is an issue. I wouldn't say it's not an issue. I mean, it involves Tamil fishermen, their lives, their livelihood, and there are many other such things. But the BJP has been in power for like 10 years now. When Mr. Jaishankar spoke, he said how for the 20 years, like 6,000 fishermen were affected and all. So of the 20 years, 10 years BJP has been in power, and they've not, they have never seen them utter this term called Kachativa till now. They've started speaking about it only now. So all of us in Tamil Nadu, most of us in Tamil Nadu are like surprised that BJP is trying to make an electoral issue out of Kachativa. We think it's not an electoral issue. It's not going to help the BJP in Tamil Nadu. I don't know about at pan-Indian level, at elsewhere, if the BJP will benefit by saying that Congress has ceded some land to Sri Lanka. I'm not sure, but in Tamil Nadu, this is not going to help the BJP. Fishermen in Rameshwaram who are more likely to be affected because of this Kachativa issue, because they couldn't go up till Kachativa or beyond that for fishing. They think that BJP is playing electoral politics. They are upset that BJP is trying to rake up this issue only around elections, and they have to wait till elections to do it. So see, Kachativa is an issue. If you, the fishermen get affected, they are assaulted, they are arrested by the Sri Lankan Navy if they kind of venture into Sri Lankan waters, go anywhere near Kachativa, that is an issue. Even as recently as in March, Tamil fishermen were affected. Like just a month ago. It's always in the news. So basically, it's always been an issue, but the question is why BJP is talking about it now, and what BJP has done in the last 10 years for the fishermen, for the livelihood of fishermen. There are people who've lost their vessels there. So Navy captures the vessels and they'll not release it back. So it means a loss of livelihood for fishermen. So why has not the BJP addressed these issues for the last 10 years, and why is it talking now? So clearly BJP, clearly the fishermen in Tamil Nadu, they know what's happening. They are not buying this BJP's, I should say it's a drama. It's an electoral drama. They are not clearly buying it. Yeah, Modi is coming again for 4 days. He's already made several visits to Tamil Nadu. So it's very evident that BJP is very interested in Tamil Nadu. But unfortunately, Tamil Nadu is not as interested in the BJP. Why you say? For several, I should say for several decades, Tamil Nadu is ideologically opposed to the BJP. It's an ideological fight. Much before the BJP actually came into prominence, like when Periyar was around, BJP was a non-entity in Tamil Nadu or maybe elsewhere. Kanyakumari is south. So yeah, in Kanyakumari and in Coimbatore, Salem, but I'm not sure if they will win. I don't see Annamalai winning the election. He might give a. अरे आप अन्नामलाई को ही जिताएंगे नहीं? You will not make him win. Modi ji is coming to campaign for 4 days. I think it's very difficult for Annamalai to win. I'll speak as a journalist. I think it's very difficult for Annamalai to win, or for any other candidate to win. I think basically the idea of BJP, they probably want to come second this time. Anyway, the DMK is winning all the. All the polls have, opinion polls have said that the DMK is winning, and it's very evident on the field that DMK is winning. So basically, Annamalai or the BJP wants to see if they can come second, which means they have to dislodge remove the AIDMK from the exactly. field. But ADMK is also giving a good fight now. ADMK is not going to make that happen because they have a legacy. They have ADMK's booth. They are strong in terms of booth agents also. They have very strong network. BJP sympathizes with the fishermen of Tamil Nadu. They have not done anything in the last 10 years to prove that they are with the fishermen of Tamil Nadu. And Kachativa, to them, is an election issue. For some people, for fishermen of Tamil Nadu, it might be a livelihood issue. It might be an important issue. But they know that for BJP, it's an election issue. तो एक तो गले की फांस बन गया है कच्चातीव मोदी जी के लिए। बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि संगोल से लेकर अब तक, जी हाँ, नई संसद में जो संगोल लगाया, उस पर भी
मोदी जी ने सोचा था कि तमिलनाडु बिल्कुल उनके आगे बिछ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा ना होने की बहुत ठोस वजह है, जिसकी ओर इशारा कविता ने किया कि तमिलनाडु की जनता पेरियार की धरती की जनता है। वह जनता जिसने सांप्रदायिक उन्माद को बहुत पहले ना कहा था। लेकिन आज चूंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तरह यह छोटा सा द्वीप है, जरा देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, डेट वाइज हिसाब देखिए कि मोदी जी ने आखिर इतना बड़ा दांव इस पर जो चला है तो क्यों चला है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 650 में रामनंद रियासत या जमींदारी की मदुरई के नायक राजाओं ने स्थापित किया। 17वीं सदी में कच्चातीव मदुरई के रामानंद की जमींदारी के अधीन था। जमींदारी खत्म हुई तो यह ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अधीन आ गया और अंग्रेजों ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में रखा। 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस बंजर आइलैंड का द्वीप पर अपना अपना दावा किया। 1947 में यानी जब भारत आजाद हुआ तब उस समय इसे भारत का हिस्सा माना गया। हालांकि श्रीलंका हमेशा दावा करता रहा कि यह उसका हिस्सा है और इसलिए 1974 में भारत ने कच्चातीव को विवादित इलाका माना और उसके बाद एक पुनर्निर्धारण हुआ, श्रीलंका को सौंपने के लिए समझौता हुआ। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नाइके, और दोनों के बीच जो समझौता हुआ वो बहुत स्पष्ट था। उसमें तमाम चीजों को पर डिस्कशन के बाद कच्चातीव को श्रीलंका को सौंप दिया गया। लेकिन जो असल डील भारत के पक्ष में हुई वह 1976 में मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में दोबारा से सीमांकन हुआ, यानी दोबारा से लाइन तय हुई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स की, और उसमें कच्चातीव के बदले भारत को कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित वेज बैंक पर संप्रभुता हासिल हो गई। आपको जो दिखाई दे रहा है नक्शा, ध्यान से देखिए नक्शा और तुलना कीजिए दोनों के इलाकों की। 10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके का यह समुद्री पठार समुद्री संसाधनों से भरपूर एक संपन्न इकोसिस्टम माना जाता है। इस लिहाज से कच्चातीव के बदले वेस्ट बैंक लेना घाटे का सौदा नहीं था और भारत ने इसे सामरिक तौर पर ज्यादा अहम भी माना। और फिर तस्वीर बदलती है। 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत होती है। तब से कच्चातीव इलाका भारतीय तमिल मछुआरों और श्रीलंकाई नौसेना के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है और तब से लेकर अभी तक लगातार तमिलनाडु विधानसभा में मछुआरों के जो मुद्दे हैं वह केंद्र में आते रहे हैं। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक बकायदा प्रस्ताव पारित किया और कहा कि इसे हमें वापस हासिल करना चाहिए। 2008 में जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता थी, उन्होंने भी केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि यह भारत को वापस मिलना चाहिए। 2011 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बार फिर विधानसभा में कच्चातीव को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव किया। 2012 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को जल्दी सुलझाने का प्रस्ताव किया कि जल्दी आप सुलझाइए, यह गुहार लगाई। यानी एक बात बहुत साफ है कि कच्चातीव तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के लिए लगातार एक जीवंत मुद्दा बना रहा। 2016 में मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर गए और उस दौरान कच्चातीव को लेने देने की तो कुछ बात नहीं हुई, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जी हां ध्यान से सुनिए, उन्होंने ही कहा कि कच्चातीव के मुद्दे पर यहां पर किस तरह से लाइवलीहुड चल सकता है, इसका मानवीय पक्ष क्या है, इस पर बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, लेकिन इसे लौटाने की बात मोदी जी ने 2016 तक नहीं की। और तो और 2019 में भी संसद में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि कच्चातीव पर 1974 का जो समझौता है वह सही है, बस हमें डिस्कस करना है कि मछुआरों की सुरक्षा कैसे हो। अब आप देखिए 2022 में
जी हां, 2022 यानी 2 साल पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मोदी जी से मांग की, एक समारोह में दोनों लोग मौजूद थे, कि कच्चातीव को दोबारा हासिल करना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखाई, कुछ भी किया नहीं। और तो और 2023 में जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तब प्रधानमंत्री ने कच्चातीव का मसला उठाया। और 2024 यानी चुनावी मौसम, इसमें देखिए सीन कैसे बदलता है। वहां के जो भाजपा के नेता हैं अन्नामलई, जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिनके कंधों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, उन्होंने एक आरटीआई डाली और उसके बाद मोदी जी ने कहा, प्रकट भय गोपाला, अरे कच्चातीव मिल गया, कच्चातीव मिल गया। यानी 10 साल से जो इलाका, जो पूरा का पूरा मुद्दा उन्हें पता था, क्योंकि इस दौरान वे श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति यहां आए, लेकिन तब 10 साल में न कच्चातीव को लेके कोई प्रोग्रेस की और ना ही कच्चातीव से जुड़े मछुआरों के मसले पर कोई बात की। लेकिन चुनाव आते ही इस मुद्दे पर उन्होंने डीएमके को और कांग्रेस को घेरने के लिए दांव चला। लेकिन ऐसा लग रहा है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और वहां के लोगों से बात करके कि कच्चातीव मोदी जी के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि अब तमिलनाडु के तमाम मछुआरे भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आप तो 10 साल से शासन में हैं, आप भूल ही गए हैं। 10 साल से हम गुहार लगा रहे हैं, हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए। हमारे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आपसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और अब चुनावी बेनिफिट के लिए, चुनावी फायदे के लिए कच्चातीव पर चुनावी निशाना हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर कच्चातीव आपको वापस लेना है और वेज बैंक देना है, तब तो मोदी जी बहुत ही मुश्किल है, कोई तैयार नहीं होगा। भारत में आपकी सरकार के लोग ही तैयार नहीं होंगे। शुक्रिया।